नमस्कार एंड गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते होंगे बहुत सारी कंट्रीज कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं एक रेस में। इसी पे बेस्ड है बहुत ही अपना शानदार लिखा हुआ ये आर्टिकल। आप सभी से गुजारिश करूंगा आप इसको ट्रांसलेशन क्लास की तरह ना लें, है ना। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ बियॉन्ड ट्रांसलेशन, ग्रामर डिस्कस करता हूँ, तरह तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स को भी बनाएं, साथ साथ अपने प्रिपेयर करते जाएं। सुबह में मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है ना इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ताकि आपको शाम में जो होने वाला है सुबह में मालूम चल जाए कौन सा आर्टिकल हम शाम में पढ़ने वाले हैं। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। द कॉस्ट ऑफ हेस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होती है? कीमत। हेस्ट होता है जल्दबाजी। तो कह रहा है जल्दबाजी की कीमत। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, शुरू में सिंपल है, आगे थोड़ा सा आएगा कॉम्प्लिकेटेड। कह रहा है जल्दबाजी की, हरी की, अलैक्रिटी की, अर्जेंसी की, एग्जिजेंसी की जो कॉस्ट होती है ना, जो जल्दबाजी की कीमत होती है, वो हमें आगे बताएगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ ये कि ये सेंटेंस है ही नहीं है, एक्चुअल में एक फ्रेज है, सब्जेक्ट वर्ब आपको यहाँ नहीं दिखेगा। कॉस्ट है ना, कॉस्ट ये नाउन फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको वर्ब फॉर्म में लिखता तो ये इरेगुलर वर्ब होती है, इतनी खतरनाक वर्ब होती है ये, सबको कंफ्यूज करने वाली। आपको पहले यहाँ पे पॉज करना और मुझे बताना है इसकी क्या खासियत है इस वर्ब की, ये कैसे वर्ब फॉर्म के अंदर कैसे सबको हैरान करती है ये वाली वर्ब, है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रिलेट करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, ये एक ऐसी वर्ब है दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। सिंपल। V1 भी कॉस्ट, V2 भी कॉस्ट, V3 भी कॉस्ट। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स अपने पास। लास्ट संडे को हमने एक ऐसी वीडियो की थी ग्रामर सीरीज में। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। उनमें से कुछ कॉमन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो कि आप जनरली कंफ्यूज होंगे। आप देखना खुद भी कंफ्यूज होंगे आप उनमें। बस्ट, स्प्रेड, थ्रस्ट, हिट, हर्ट, है ना, क्विट, ये ऐसी वर्ब्स हैं जो जनरली लोग अलग तरीके से बना देते हैं, पर एक्चुअल में इनका चेंज कभी फॉर्म नहीं होता। संडे की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स मैंने आपको दिखाई थी जिनका चेंज नहीं होता है। ध्यान रखें इन चीज़ों को अपनी रीडिंग के टाइम, ताकि आप बार बार इनको ना रिवाइज कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सी कॉस्ट हमें निकलने वाली है हेस्ट से। कह रहा रेगुलेटर्स ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स शुड नॉट हैव टू साइन ऑफ ऑन लो पास फिल्टर्स। गहरा सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रहे जो रेगुलेटर्स हैं, जो कंट्रोल करने वाले हैं, रेगुलेट करने वाले हैं। अच्छा, किन को भाई? एक तो ड्रग्स को, एक वैक्सीन को, है ना, जो ड्रग्स और वैक्सीन को कंट्रोल करते हैं। कह रहा है इनको शुड कुछ करना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? नोट लगा के बता रहा है, हैव टू, इनको मजबूर नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर्स जो है ड्रग्स और वैक्सीन के, इनको नहीं होना चाहिए हैव टू, मजबूर। अच्छा, किस काम को करने के लिए? साइन ऑफ करने के लिए, अपनी अप्रूवल देने के लिए, अपना सैंक्शन देने के लिए, मंजूरी देने के लिए लो पास फिल्टर्स पे। समझ गए ना? लो पास फिल्टर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। तो रेगुलेटर्स को इस काम को करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। काम है साइन ऑफ करने का, किसी चीज़ को अप्रूवल देने का, सैंक्शन करने का, और वो चीज़ है लो पास फिल्टर्स। अब देखो लो पास फिल्टर्स क्या होता है। आप अगर माइक्रोफोन यूज़ करते हो, अगर आपने ज़िंदगी में कभी वीडियो बनाई है, ऑडियो बनाई है, ऐसे ऐसे माइक्रोफोन्स मार्केट में आते हैं, आपने सुना होगा। तो उनमें क्या होता है, आपके आसपास का नॉइज़ जो है वो जो है वीडियो के अंदर नहीं आता है, ऑडियो में नहीं आता, बहुत कम जो है आता है। जैसे मेरे बाहर अभी बहुत नॉइज़ है ना, मेरा जो फ्लैट है वो बिल्कुल विंडो, उसकी बहुत बड़ी विंडो है, और विंडो क्या है उसमें बाहर बहुत नॉइस आता है, बाहर हाईवे रोड है। पर आपको इतना नॉइस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एक माइक में ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोफोन, जिसमें नॉइस थोड़ा सा कम आता है। तो ये लो पास फिल्टर्स वही होते हैं जिनमें से कम चीज़ें पास होती हैं। अब वही काम अपने वैक्सीन के काम में हो रहा है। वैक्सीन के काम में जो हमें अच्छी लग रही है ना चीज़, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। जो खराब रिजल्ट आ रहे हैं, खराब ट्रायल के रिजल्ट आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम जो है ना आंख मूंद रहे हैं रेगुलेटर्स आज के। क्योंकि हमें चाहिए कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी, चाहे आधा काम कर जाए चाहे पूरा काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वैक्सीन के पीछे पड़े। तो ये गहरा इसका एक जो है ना, इसका मीनिंग है लाइन का, लो पास फिल्टर्स को आपको साइन ऑफ नहीं करना है, आधी अधूरी चीज़ को आपको बना करके पब्लिक के अंदर नहीं घुसा देना है, ठीक है ना। ऐसी वैक्सीन को समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट था रेगुलेटर्स, सेंटेंस की वर्ब थी शुड नॉट हैव। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आप जानते हैं ऑब्लिगेशन को बताता है। साइन ऑफ का मतलब होता है कंप्यूटर को बंद करना। फ्रेजल वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है अप्रूवल देना या किसी चीज़ को मंजूरी देना। लो पास फिल्टर आपको मैंने बता दिया, खास टाइप ऑफ माइक्रोफोन होता है। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है, बहुत सारी कंट्रीज़ की वैक्सीन बनती जा रही है, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में आ रही है, और शॉर्टकट जो है ना वो अपनाए जा रहे हैं वैक्सीन को बनाने के अंदर। ये एक्चुअली कह रहे हैं दोनों तरीके से सोच रहे हैं इस चीज़ को। पहली चीज़ ये
कि शॉर्टकट ठीक है, होना भी चाहिए कोरोना जैसी बीमारी के लिए, क्योंकि लोग जो है रोज मर रहे हैं हजारों की तादाद में। दूसरी चीज ये कह रहा है, क्या शॉर्टकट्स के चक्कर में एक खराब वैक्सीन को डेवलप किया जा सकता है? कह रहा नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज ये कह रहा है, चाहे आप एक खराब वैक्सीन को डेवलप करो, चाहे आप जो है आधी अधूरी वैक्सीन को ही बना दो, है ना, पर इस रेस में रेस की तरह मत भागो। अगर आपने पहले नहीं बनाई, बाद में बनाई है, तो आप वैक्सीन को बेहतरी बनाने पे ना, बेहतर बनाने पे काम करो। तो ऐसा मत सोचो चाइना ने पहले बना दी तो इंडिया हार जाएगा, या इंडिया ने पहले बना दी तो अमेरिका हार जाएगा। बाद में भी कोई कंट्री और बेहतर वैक्सीन ला सकती है। तो ये साइंस का सम्मान करें आप, ना कि आप जो है प्रॉफिट्स को देखें। तो बस यही इसकी आज की टोन है, समरी है। टोन मैं बता देता हूँ इसकी आज की। एथिक्स पे बात करने की बात कर रहा है। एथिक्स होते हैं आपके मोरल, जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है ना। तो एथिक्स की बात कर रहा है, एथिकल इसकी टोन है। कोशिश करेंगे समरी को कमेंट सेक्शन में लिखने की। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस एडिटोरियल के साथ। समरी लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है। अगर आपको समरी लिखनी नहीं आती है, सर्च करें ऑफिशियल YD राइटिंग स्किल्स, है ना, यूट्यूब में डालें YD राइटिंग स्किल्स, आपको मालूम चल जाएगा कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। कह रहा सो फार रीचिंग आर द इफेक्ट्स of COVID-19 that it has hurried long regulatory authorities, usually the most risk averse within the bureaucracy। कह रहे इतने सो फार रीचिंग है, आगे से आगे फैलने वाले हैं, लंबी दूरी तक जाने वाले हैं। अच्छा क्या है भाई? इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं COVID-19 के। कह रहा COVID-19 का असर इतना फार रीचिंग है, इतना आगे जाने वाला है, दैट वो इतना की, कह रहा इसने हैरी कर दिया है, इसने कर दिया परेशान, इसने दिया चिढ़ा। किसको? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। ऐसी सरकार की अथॉरिटियाँ जो ड्रग के वैक्सीन के डेवलपमेंट को रेगुलेट करती हैं। कह रहे ये वो अथॉरिटी हैं जो अक्सर यूजली आमतौर पे सबसे कम रिस्क लेने वाली होती हैं, रिस्क को सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करने वाली होती हैं, रिस्क एवर्स होती हैं। और किसके अंदर? ब्यूरोक्रेसी के अंदर, किसी भी सरकार के अफसर बाबुओं की जो है ना मशीनरी के अंदर। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है इतने फार रीचिंग है इफेक्ट्स COVID-19 के। कह रहा है कि इसने इतना परेशान कर दिया है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, इतना हैरी कर दिया है, इतना डिस्टर्ब कर दिया है। ये वो अथॉरिटियाँ हैं जो अक्सर बहुत रिस्क एवर्स होती हैं, बिल्कुल भी रिस्क लेने को राजी नहीं होती हैं। और ये होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि ये अथॉरिटी भी ब्यूरोक्रेसी का, सरकार के जो सिस्टम का पार्ट है। समझ गए सेंटेंस को? सरकारी एजेंसियों के अंदर ऑफिशियल्स होते हैं, जनरली रिस्क ले लेते हैं, काम अधूरा किया, पूरा किया नहीं किया, छोड़ दिया। पर जो अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास रिस्क लेने का कोई स्कोप नहीं होता। कह रहे वो भी अब जो रिस्क लेने लगे हैं, इतना इसके इफेक्ट्स हैं COVID-19 के। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द इफेक्ट्स, वर्ब है आर, इफेक्ट्स प्लूरल है इसीलिए वर्ब आर लगी है। सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले उसकी वर्ब आ रही है, मतलब सेंटेंस इन्वर्टेड है। इसका रीज़न है, इसका सेंटेंस की शुरुआत हो रही है एक एडवर्ब से। जब भी सेंटेंस एडजेक्टिव, एडवर्ब इनसे शुरू होता है ना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बुरा मान जाता है और हेल्पिंग वर्ब को अपने आगे रख देता है। ऐसा इसको समझ के याद रखें, है ना। अगर इस सेंटेंस में अगर अभी आप द इफेक्ट को वर्ब से पहले ले आओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अपने आप के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखें, एडवर्ब आने के कारण सेंटेंस में इन्वर्जन होता है ना। चलो आगे देखो, इट की वर्ब है हैज़ हैरिड। हैरिड नाम की एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी के नाक में दम करना। इसके लिए बहुत अच्छा सिनोनिम है डिस्टर्ब, वैक्स आप जानते हैं, बैजर, है ना। आप इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। स्टॉप बैजरिंग मी, मेरी नाक में दम करना बंद करें, स्टॉप बैजरिंग मी, है ना। रिस्क अवर्स का मतलब है यू आर नॉट इंक्लाइंड टू टेक रिस्क व्हेनेवर यू आर अवर्स टू समथिंग। आपको उस चीज़ को जो है ना परहेज होता है उस चीज़ से। इफ़ यू आर मनी अवर्स, यू आर समबडी हु डज नॉट लाइक टू अर्न मच मनी, है ना। रिस्क अवर्स हैं, रिस्क से दूर रहने वाली ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे डू नॉट हार्म is the driving principle of drug regulation, and this is reflected in the thicket of documents and permissions that stand before the average novel drug or vaccine for a chance at making it to the market। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ध्यान से देखें आप। कह रहा है हार्म नहीं करेंगे, डू नॉट हार्म, है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, डू नॉट हार्म। कह रहे यही है ड्राइविंग प्रिंसिपल, यही वो रूल है, यही वो कायदा है, प्रिंसिपल है जो ड्राइव करता है, आगे ले जाता है। अच्छा किनको? ये प्रिंसिपल है ड्राइविंग ड्रग रेगुलेशन का। किसी भी दवा को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, डू नॉट हार्म की पॉलिसी इस चीज़ को आगे ले जाती है, ड्राइव करने वाली प्रिंसिपल है। कह रहा हूँ ये जो डू नॉट हार्म है ना, ये जो डू नॉट हार्म है, ये रिफ्लेक्ट होता है उस थिकेट में, उस पुलिंदे में जो है डॉक्यूमेंट्स का, कागजों का और परमिशंस का, इजाज़तों का। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन सी परमिशन है जो कि स्टैंड होती हैं, सामने खड़ी होती हैं बिफोर किसी भी एवरेज नॉवल नई ड्रग या वैक्सीन के। अच्छा क्यों खड़ी होती हैं? एक चांस के लिए, मौके के लिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए,
एड मेकिंग इट टू द मार्केट। तो किसी भी ड्रग को बाजार में आने से पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स परमिशन सरकार से लेनी पड़ती है, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि डू नॉट हार्म के प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। सेंटेंस आप समझ गए, अब इसका मीनिंग समझा देता हूँ। ऐसा कहा जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में, आप कोई नई अच्छी ड्रग ना भी बना पाओ कोई बात नहीं, पर कुछ ऐसा मत बना देना जिससे हेल्दी आदमी बीमार हो जाए या बीमार आदमी की और ज़्यादा जो है बीमारी बढ़ जाए। तो डू नॉट हार्म के प्रिंसिपल पे पूरी दवा इंडस्ट्री काम करती है। अच्छा बनाए ना बनाए, खराब कभी भी नहीं बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारी परमिशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर ड्रग को बाजार में आने से पहले उनको फेस करना पड़ता है। सेंटेंस समझ गए होंगे आई थिंक। डू नॉट हार्म इज सब्जेक्ट, इज उसकी वर्ब, दिस सब्जेक्ट उसकी वर्ब इज ड्राफ्टेड, दैट की वर्ब है स्टैंड, है ना। अब इसमें देखने वाली एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो समझ लें थिकेट क्या होता है। कहीं झाड़ियाँ वाड़ियाँ पेड़ वेड़ लगे होते हैं ना, उसको कहते हैं थिकेट। इसको पुलिंदा भी बोल सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की झाड़ियाँ हैं तो मतलब डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा है, परमिशंस बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। मेक इट टू समवेयर, ये क्या होता है? मैंने आपको मेक वर्ब करवाई थी 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने आपको समझाया था मेक इट टू समवेयर का मतलब होता है कहीं पहुँचना, है ना। एक मिनट रुक जाओ, अब मैं आपको सेंटेंस समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। आई थॉट दैट आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द ऑफिस इन टाइम एंड कॉल्ड अप माई बॉस। मैंने ऐसा सोचा मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। देखो मेक इट टू समवेयर मतलब कहीं पहुंचना, तो मेक इट टू ऑफिस मतलब ऑफिस पहुंचना। मैंने ऐसा सोचा मैं एबल नहीं होऊंगा, ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा इन टाइम वक्त रहते, और मैंने कॉल अप कर दिया मेरे बॉस को, है ना। तो मेक इट टू ऑफिस का मतलब मैंने कर दिया लगा के आई विल नॉट बी एबल टू रीच ऑफिस, है ना। मेक इट टू मतलब रीच। अब इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर को भी आप समझ गए होंगे मेक इट टू को, है ना। आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस के अंदर आप मुझे बताएं कौन सी एरर को मैंने छोड़ा है जानबूझ के। इस सेंटेंस में एक एरर है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मैंने 2-3 दिन पहले आपको करवाया भी था। ढूंढ के आप मुझे बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट जो है मैंने इसमें आपको अभी नहीं बताया। चलो देखो, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई थी, पास्ट का फ्यूचर कभी भी विल नहीं लेता। आप बोल रहे हो ना विल, जहाँ भी विल लगाओगे आई विल गो, इसका मतलब है आज जो आप प्रेजेंट बोल रहे हो ना, उस प्रेजेंट के आगे वाले फ्यूचर में आप जाओगे, है ना। अब हुआ क्या, ये सारा सेंटेंस लिखा गया पास्ट में। ऐसा सोचा उसने, आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा और मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मान लो बात हुई थी मंगलवार को, आज है गुरुवार। बात हो रही थी मंगलवार को शाम को ऑफिस पहुंचने की, आज है गुरुवार, है ना। तो जो मेरा पास्ट था वो भी मेरा पास्ट है, और मेरे पास्ट का जो फ्यूचर था ऑफिस में पहुंच नहीं पाऊंगा, वो फ्यूचर भी अब पास्ट हो चुका है। तो पास्ट का पास्ट होता है ना, पास्ट का पास्ट, उसके लिए आप विल को चेंज कर देते हैं वुड में। ये रूल आपको किताबों में मिलेगा, पर इसका लॉजिक समझें। खाली रूल पढ़ोगे तो उससे याद नहीं रहेगा, शायद लॉजिक पढ़ करके आपको ज़िंदगी में गलती ना हो। पास्ट के फ्यूचर को हमेशा वुड से बताते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि पास्ट का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर जो है अब वो ना हो सकता है वो हमारे पास्ट में बदल गया हो, है ना। आप मंगलवार को बुधवार के लिए कुछ बात कर रहे हैं, पर आज हो सकता है संडे हो, वो बुधवार भी बहुत पहले निकल चुका है, अब वो पास्ट का फ्यूचर है, इसलिए वुड को आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़े, चलो। कह रहा है हाउएवर, हालांकि SARS-CoV-2 while mostly non-lethal kills across demography and age groups to confound sophisticated care systems। कह रहा है हालांकि जो SARS-CoV-2 है ना, ये जो वायरस है, हालांकि वो है, हाउएवर मतलब हालांकि, और वाइल मतलब जहाँ वो मोस्टली नॉन लीथल है। लीथल मतलब मारक, लीथल मतलब जानलेवा, नॉन लीथल मतलब जानलेवा ना होना। कह रहा है हालांकि ये वायरस जो कि जहाँ नॉन लीथल है, ज़्यादातर ये जान नहीं लेता है लोगों की, कह रहा फिर भी किल्स मारता है अक्रॉस डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होती है अलग अलग तरह के लोग, है ना, बड़े शहर छोटे शहर, इंडिया अफ्रीका अमेरिका, है ना, हर तरह के लोग। तो कह रहा है ऐसा मारता है हर तरह के लोगों को, और हर तरह के एज ग्रुप्स को, जवान बच्चे सब तरह को, बूढ़ों को, सबको मारता है। और क्यों? कन्फाउंड करने के लिए, स्टार्टल करने के लिए, हैरान करने के लिए बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड केयर सिस्टम्स को। तो CO-V2 ऐसी चीज़ है जो देखने में नॉन लीथल लगती है आपको कि 2% 3% इसकी मॉर्टालिटी रेट है, पर ये ऐसी चीज़ है जो हर देश के हर नौजवान, हर बड़े बूढ़े को मार रही है, और सब हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के इसने कन्फाउंड कर रखा है, जो उनको सरप्राइज कर रखा है। समझ गए सेंटेंस? CO-V2 की वर्ब है किल्स, कन्फाउंड करना मतलब किसी को हैरान करना, सरप्राइज, स्टार्टल, पजल, एस्टोनिश, अमेज, पेट्रीफाई, थ्रिल, है ना, ये सब के सब, हॉरिफाई, सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। कर दिस हैज सेंट अ सिग्नल टू ड्रग कंपनीज, बायोमेडिकल फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स टू स्क्रैम्बल फॉर एनीथिंग विद इवन द स्लाइडेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। कह रहे जो ऊपर वाली चीज़ है ना, इसका सबको मारने वाला जो काम है, इसने सिग्नल को कर दिया है सेंट। अच्छा भाई, किन को सेंड किया है? ड्रग कंपनीज को किया है, बायोमेडिकल फर्म्स को किया है, और किया है सरकारों को। अच्छा क्यों, क्या सिग्नल दिया कि आप स्क्रैम्बल करो,
आप जल्दबाजी में हड़बड़ी के अंदर काम करो ये वाला, और किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एनीथिंग जिसमें थोड़ी सी इवन यहाँ तक कि स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी चांस हो सक्सेस का। तो कह रहे ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इसने दुनिया भर की दवा कंपनियों को, बायोमेडिकल फर्म्स को, सरकारों को इस चीज़ के लिए हड़बड़ी में डाल दिया है कि वो कैसे भी करके थोड़ा सा भी सक्सेस का चांस हो ना, ऐसी चीज़ को याद करें, हल्की सी सक्सेस देने वाली वैक्सीन भी ले आएँ। समझ गए सेंटेंस को? दिस की वर्ब है हैज़ सेट। स्क्रैम्बल वर्ड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, पर इसको इमेजिन करो आप, ताकि इसको आप यूज़ कर सको, अगली बार इसको देखते आपको याद आ जाए। आपके लेट से आप बेड पे लेटे हो, कुर्सी पे बैठे हो, अचानक से आपको बाहर से बच्चों की आवाज़ आई, उसमें आपको लगा किसी बच्चे की चोट लगी है। अब आपको याद आया यार हमारे घर का बच्चा भी बाहर है, कहीं उसको तो नहीं लगी। आप फटाफट से कैसी सिचुएशन में भागोगे? आप हो सकता है अपने चप्पल पहनो भी ना पहनो, अपने स्लीपर्स को पहनो ना पहनो, है ना, आप बस जैसे होगे उठोगे और भागोगे, क्योंकि आपको लगता है मुझे फटाफट इस काम को करना है। तो ये जो आप क्लमजीली करते हो ना, झल्लेपन के साथ कोई काम करते हो, रश करते हो, फटाफट भागते हो किसी चीज़ की तरफ बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के हड़बड़ी करते हो, उसको कहते हैं स्क्रैम्बल करना। इसी के सिनोनिम है क्लैम्बर और जॉसल। दोनों का मतलब यही होता है, बिना प्लानिंग के फटाफट से हड़बड़ी में किसी काम को करने के लिए लग जाना, स्क्रैम्बल करना। समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। आज ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोटा सा हादसा हो गया, पता नहीं किस वजह से रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, मुझे लगा ऑन है। 90% वीडियो होने के बाद मुझे पता लगा वीडियो को एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अब देखते हैं, बहुत लेट हो गई वीडियो, इसी चक्कर में आज 8 बजे मिलेगी आपको। कह रहा इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट रेगुलेटर्स यूज टू लॉन्ग टाइम लाइन्स ऑफ टेस्टिंग न्यू वैक्सीन्स और ड्रग्स आर नाउ अंडर प्रेशर टू फैसिलिटेट अ सोल्यूशन rather than stick to weighing and dwelling on evidence of efficacy and safety। कह रहा इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होती है सिचुएशन, कोई हालत है ना, कोई जो है हालात होती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कह रहा ऐसे हालातों में ही ऐसा है, इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो क्या है भाई, दैट लगा के बता रहा है। जो रेगुलेटर्स हैं, दवाओं के जो रेगुलेटिंग कंपनियां हैं दुनिया भर की, जो कि यूज टू भी हैं, जो कि आदतन भी है, उनको उस चीज़ की आदत भी है, लंबे लंबे टाइमलाइंस की, और किस चीज़ के लिए, टेस्ट करने के लिए नई वैक्सीन को और ड्रग्स को। कह रहे ये जो दवा कंपनियों के रेगुलेटर्स हैं ना, ये हैं आर अभी अंडर प्रेशर। और क्यों? ताकि वो लेकर के आएँ, फैसिलिटेट करें एक नए सॉल्यूशन को, ऐसी फैसिलिटी हमें ला करके दें नए सॉल्यूशन वाली, बजाय इस काम के। और काम क्या है वो, स्टिक टू करने का, वेइंग से। स्टिक टू करना, किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, किसी चीज़ से चिपके रहना। तो ये वेइंग नाम का जो काम है, अब उससे ये फॉलो नहीं करते हैं। वेइंग का मतलब होता है अपनी दवाई को बार बार तोल के देखना वो सही है कि नहीं, है ना। तो अब इस काम से वो स्टिक टू नहीं करते हैं, और ना ही ये ड्वेल करते हैं, ना ही ये सेटल होते हैं आकर के उस एविडेंस पे, उस सबूत पे, जो कि है एफिकेसी का, कौन सी चीज़ कितनी असरदार है, और सेफ्टी का, कौन सी चीज़ कितनी महफूज है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट इसी में अपना। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है यही वो सिचुएशन है जिसके कारण जो रेगुलेटर्स हैं हमारे देशों के, सब देशों के, वो जो कि यूज टू भी हैं लंबे लंबे वक्त के, टाइम पीरियड्स के, नई दवाओं की टेस्टिंग के लिए, वैक्सीन के लिए, अब वो सभी के सभी अंडर प्रेशर आ गए हैं, ताकि वो लेकर के आए एक सोल्यूशन को, बजाय स्टिक टू करने के, लगे रहने के, चिपके रहने के, फॉलो करने के, वेइंग को, ड्वेलिंग को। वेइंग का मतलब है अपनी दवा को बार बार तोल के देखना कितनी वो सही है। ड्वेलिंग का मतलब है कहीं आकर के रुकना, सेटल होना। तो ना तो वो वे कर पा रहे हैं, ना वो सेटल हो पा रहे हैं ऐसी एविडेंस के ऊपर, जिससे हमें मतलब पता चले कि दवा जो हम बना रहे हैं वो कितनी सेफ है और कितनी असरदार है। तो अब इनसे ये बोला गया है, अब एक तो बार बार अपनी वैक्सीन को देखा मत करो कि वो कितनी असरदार है, कितनी वो सेफ है, कितना वो आपने सही बनाई है और कितनी गलत बनाई है। जो बन गया उसको पूरा लास्ट तक ले जाओ, फिर देखेंगे लास्ट में ये क्या रिजल्ट निकालेगी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल सबके सब अंडर प्रेशर में आकर के आंख मूंद करके एक वैक्सीन को बना रहे हैं। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे। एफिकेसी होती है कौन सी चीज़ कितनी असरदार है, इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ड्वेलिंग होता है किसी चीज़ का कहीं पर रहना, लिव करना, सेटल होना। ड्वेलिंग यूनिट बोलती है सरकार उन घरों को जो झुग्गी झोंपड़ी वालों को देती है ना। कोई स्कीम के अंदर राजीव गांधी के नाम से कोई स्कीम होगी, इंदिरा गांधी उसके नाम से कोई स्कीम होगी, उसमें झुग्गी वालों को छोटे छोटे कच्चे पक्के मकान दे देंगे। उस मकान को गवर्नमेंट अपनी भाषा में बोलती है ड्वेलिंग यूनिट, क्योंकि उसमें, उस यूनिट में आप ड्वेल करेंगे, लिव करेंगे, सेटल करेंगे। तो उस वर्ड को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। स्टिक के बाद में फिक्स प्रपोजिशन है टू, जिस चीज़ से आप चिपके रहेंगे, जिस चीज़ को फॉलो करेंगे आप स्टिक टू करेंगे उसके साथ में, है ना। अब इसमें आ जाओ ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना मेन। ये 6-7 सेंटेंसेज हैं, सभी के अंदर आप मुझे ढूंढ के बताएंगे किस तरह की एरर मैंने कहाँ पे की है, ताकि अपने उनको सही कर सकें रूल के साथ। एक्चुअली मैंने इसकी पार्सिंग जब मैं पहले बार रिकॉर्ड कर रहा था तो आपके सामने की थी लाइव, है ना। अब वो पार्सिंग वैसी की वैसी मैंने सब्जेक्ट वो मार्क किए हुए हैं, हो सकता है आपको इजीली समझ में आ जाए इनमें क्या एरर है। चलो
अब सबसे पहले मैं आपको रूल पढ़ा देता हूँ। देखो बुक्स में आधा रूल दिया होता है, यूज टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ये रूल गलत रूल है। यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों यूज होते हैं। ये रूल एक्चुअल में आधा है। कहना ये चाहिए कि इंग्लिश में यूज टू की दो फॉर्म्स होती हैं। यूज टू के दो नेचर है। एक यूज टू बन के आता है मेन वर्ब, जिसमें यूज टू मेन वर्ब होता है। एक यूज टू बन के आता है एडजेक्टिव, जिसमें यूज्ड एडजेक्टिव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, आपको मालूम है। तो कभी कभी यूज्ड मेन वर्ब बन के आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन के आती है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो अपने बाद में यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेता है। जब ये मेन वर्ब होता है तब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेता है। समझ गए ना? तो ये रूल आप पूरा अपने आप में ऐसे बनाएं, आप यूज को पहचानें सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। अगर आपको पता चल जाए वो मेन वर्ब है तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दें। अगर आपको पता चल जाए वो एडजेक्टिव है तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म चिपका दें। अब देखो ये कैसे बनेगा। ही इज़ नॉट यूज टू स्लीप विदाउट एन एसी। वो यूज टू नहीं है बिना एसी के सोने के। सब्जेक्ट कौन है? ही। वर्ब कौन है? इज। कैसे पता लगा? यूज हमारी वर्ब हो जाती तो इज को वर्ब कैसे बनाते? अगर इज को वर्ब बना रहे हैं तो यूज को वर्ब नहीं बना सकते। सब्जेक्ट एक ही वर्ब लेता है, एक ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को एक ही वर्ब आप देते हो, है ना? तो इज हमारी वर्ब हुई तो मालूम चला यूज एक एडजेक्टिव है। अगर यूज एक एडजेक्टिव है तो टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो मुझे सेंटेंस ऐसा लिखना चाहिए, ही इज, जस्ट अ मिनट, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ही इज नॉट यूज टू स्लीपिंग विदाउट एन एसी। समझ गए ना? क्योंकि इज मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो यूज मेन वर्ब नहीं है, यूज मेन वर्ब नहीं है तो यूज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो अपने पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, बात खत्म। अगला सेंटेंस देखो, ही यूज टू स्लीपिंग विदाउट एन एसी। अब इसमें यूज को मैंने बनाया वर्ब, है ना? लाल में वर्ब है सारी की सारी। सर यहाँ पे एडजेक्टिव बनाया, यहाँ पे वर्ब बनाया, ऐसा क्यों? अब मेरे को एक चीज़ बता दो, अगर तुम इसको वर्ब नहीं बनाओगे तो इसमें से किसको वर्ब बनाओगे? एसी को बनाओगे, विदाउट को बनाओगे, एन को बनाओगे, टू को बनाओगे, स्लीपिंग को बनाओगे? कुछ लोग कहेंगे सर स्लीपिंग को बना दो। क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, मीन के बिना आई है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं बन सकती, नकारा वर्ब है टू। अब देखो ध्यान से, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची आपके पास, यूज्ड को मेन वर्ब बनाने का, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर यूज्ड मेन वर्ब है तो यहाँ पे यूज के बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही यूज्ड टू स्लीप विदाउट एन एसी। अब इन दोनों सेंटेंस को आप अपने ध्यान से देखो, एक बार यूज टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आईएनजी फॉर्म लगी है, एक बार यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब इसी को देख करके लड़के और लड़कियां इंग्लिश से डरते हैं, यार ये क्या हो गया, कहीं पे कुछ लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ लगा रहे हैं, सीधा सीधा रूल क्यों नहीं लिखा हुआ? तुमने सीधा सीधा रूल कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। रूल तो लिखा हुआ था, आप सेंटेंस को पार्स करके हर वर्ड को उसकी औकात बताएं। इंग्लिश ऐसे सीखी जाती है। अगर आप अंधेरे में तीर मारना चाहते हो तो बहुत सारे रूल्स हैं, 1500 के करीब, मैं आपको बता भी दूंगा, पर उसे सीखोगे नहीं। आप सीखोगे कब? जब रूल्स को रियलाइज करोगे वो क्यों बने हुए हैं। अगला सेंटेंस देखो, ही यूजेस टू स्लीपिंग विदाउट एन एसी। अब मेरे को एक चीज़ बता दो छोटी सी, यूजेस को कभी एडजेक्टिव बना सकते हैं क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म अचानक से आई V3 एडजेक्टिव बनती है, हमें पता है, यूज्ड को हम बना देते हैं, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कभी एडजेक्टिव नहीं बनाते। यहाँ पे यूजेस सिर्फ एक ही काम कर सकता है, मेन वर्ब का। अगर ये मेन वर्ब है, टू स्लीपिंग नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा स्लीप। वो सोया करता है, नहीं, वो सोया करता है बिना एसी के। ही यूजेस टू स्लीप विदाउट एन एसी, है ना? उसकी ऐसी आदत है बिना एसी के सोने की। अगला देखो, ही डिड नॉट यूज टू स्लीप विदाउट एन एसी। फिर से वही बात, डिड नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे स्लीप सही है, इस केस में नो एरर, सेंटेंस में नो एरर। समझ रहे हो ना? लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। अगला देखो, पीपल यूज टू स्पेंड मनी ऑन इम्पल्स आर कॉल्ड शॉपaholic। शॉपaholic वो होते हैं जिनको शॉपिंग का एल्कोहलिज्म होता है। एल्कोहल आप जानते हैं एक लत होती है, शॉपिंग भी एक लत होती है, दोनों को मैं मिला रहा हूँ। तो शॉपaholic वो पीपल हैं जिनको बहुत सारी शॉपिंग करने की लत होती है। अक्सर महिलाओं को ऐसी होना शॉपaholicism होता है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यूज्ड वर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा? सीधा सा आपके पास यहाँ पे हिंट पड़ी है, आर नाम की वर्ब रखी हुई है। अगर ये आर वर्ब है तो उसके सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट बन जाएगा पीपल। यहाँ पे और कोई चीज़ इसका सब्जेक्ट बनने के लायक नहीं है, है ना? इम्पल्स ऑन से जुड़ा हुआ है, मनी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्पेंड का। तो ध्यान से देखा तो आर को हमने सब्जेक्ट देना था वी, पीपल। अब पीपल के हिसाब से यूज बन जाएगा एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लो और यूज को उसकी जगह बता दो। अगर यूज वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद, अगर यूज एडजेक्टिव है तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो पीपल यूज टू स्पेंडिंग मनी ऑन इम्पल्स आर कॉल्ड शॉपaholic। इम्पल्स होता है एकदम से, आप निकल रहे थे, अचानक से आपने गाड़ी देखी, जेब में पैसे रखे थे, घुस गए शोरूम में, बोला ये गाड़ी मुझे दे दो। इम्पल्स पे शॉपिंग करते हो, यू आर ए शॉपaholic। Shopaholic people are used to spend money on impulse
आर आपकी मेन वर्ब है, यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो स्पेंड की जगह spending money. Shopaholic people are used to spending money on impulse. American people used to spending money on impulse. अब अमेरिकन पीपल है, यूज वर्ब है, वर्ब के बाद में कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, यूज टू स्पेंड। अमेरिकन पीपल की आदत होती है स्पेंड करना होता है उनको मनी को इम्पल्स पे, फटाफट से एकदम से उनका मन आता है मनी को वो स्पेंड कर देते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, यही कॉन्सेप्ट है, एक साथ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूज्ड वर्ब वाला जो है वर्ब चैप्टर में पढ़ते हो, यूज एडजेक्टिव वाला एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हो। मेरी इच्छा ये होती है जो चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है ना उनको एक साथ बताऊंगा आपको मैं, तो एक साथ है टॉपिक आपके सामने, रिवाइज कर लें। ये आपका क्विज है, इसका 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप यूज टू का रोल देखेंगे क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर वो एडजेक्टिव है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, अगर वो नाउन है, अगर वो वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डालना कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे कुछ देर में। चलिए आगे बढ़ें। आगे कर रहा है इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एज वेल एज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच ऑल्सो फंड्स वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ड्रग रिसर्च नाउ कोलैबोरेट ऑन फास्ट ट्रैकिंग। कह रहा है ये जो इंडिया का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, शायद ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भी है। कह रहा है इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग्स को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ उसके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना इंडिया की, कह रहा है ये वो डिपार्टमेंट है जो कि साथ ही साथ फंड करता है वैक्सीन डेवलपमेंट को और ड्रग की रिसर्च को, जो कि ये दोनों काम भी करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कह रहे हैं दोनों जो है ना अब कर रहे हैं कोलैबोरेट, और किस चीज़ पे, फास्ट ट्रैकिंग पे। कोलैबोरेट करना, मिलजुल के सहयोग के साथ हार्मनी के अंदर कोऑपरेट करना, एक दूसरे से सहयोग करना, और फास्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है फटाफट से किसी काम को ट्रैक करना। तो दोनों ने हाथ में हाथ थाम लिया है और फास्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं, एकदम से रफ्तार के अंदर है, पूरी दुनिया से जो है ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। समझ गए होंगे सेंटेंस को। रेगुलेटरी अथॉरिटी की वर्ब है कोलैबोरेट, विच की वर्ब है फंड्स, इसमें कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू प्रपोजिशंस एज वेल एज से रिलेटेड है। सेंटेंस में थोड़ी सी एरर है, ये मैं संडे की वीडियो में आपको समझाऊंगा, तब आप याद करना, इस एरर को आप तब ढूंढ पाओगे। जो लोग ढूंढ पा सकते हैं उनको देख लेंगे, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एज वेल एज के कारण इस सेंटेंस में एक एरर हुई है जो इसने शायद एडिटोरियल वाले को भी नहीं पता होगी, पर अपना तो काम है ना ग्रामर को पढ़ना और सीखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन कंपनी has partnered with a foreign one in developing a vaccine, then any trials already conducted by the Indian foreign unit would be considered in allowing Indian companies to avoid repeating them in India. कह रहा फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं फास्ट ट्रैकिंग कैसे हो रही है। कह रहा फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी इंडियन कंपनी पार्टनर विद करती है, कोलैबोरेट करती है, हिस्सेदारी करती है किसी भी फॉरेन कंपनी से, फॉरेन वन से, वन मतलब कंपनी, कह रहे किसी भी कंपनी से इंडियन कंपनी फॉरेन वाली से कोलैबोरेट करती है, और किस में, वैक्सीन को डेवलप करने में। तो कह रहे कोई भी ट्रायल जो ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है उस फॉरेन कंपनी के द्वारा उसको कंसीडर किया जाएगा, और किस में, अलाउ करने में इंडियन कंपनीज को, ताकि वो अवॉइड कर पाएँ रिपीट करना उस ट्रायल को, उन ट्रायल्स को इंडिया के अंदर। तो अगर इंडिया और फॉरेन की कोई कंपनी साथ में आ रही है हाथ में हाथ थाम के, तो फॉरेन कंपनी जो काम कर चुकी है उसको इंडिया के हिसाब से इंडिया को फिर से नहीं दोहराना है। इसे कहते हैं फास्ट ट्रैक, फटाफट से वैक्सीन को डेवलप करो, काम का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल सेंटेंस है। देखने वाली चीज़ क्या है इसमें, इंडियन कंपनी की वर्ब है हैज़ पार्टनर्ड, एनी ट्रायल्स की वर्ब है वुड बी कंसीडर्ड, है ना। अच्छा, वुड के बीच में बी क्यों लगाया, मॉडल के बाद में बी तब लगाते हैं जब सर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना पड़ी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म पड़ी हो, तो बी घुसा करके हम उसको पैसिव में चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपसे मैं यहाँ पे जो करना चाहता हूँ शेयर, आप उसको पहले खुद से ट्राई करें। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज हैं, बताओ मुझे इन सेंटेंसेज में कौन सी एरर पड़ी है, फिर उस एरर के बारे में आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। जितना टाइम लगे उतना लगाओ, ये आपकी कर्म भूमि है, आपको यहाँ पे अपना वर्कशॉप की तरह इसको करना है। एग्जाम में आप तभी जो है फटाफट कर पाओगे जब आपने पहले कभी टाइम दिया होगा, है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी सिर्फ और सिर्फ एक जीरेंट, जिनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं, अवॉइड, और कौन सी आती है, जस्ट अ मिनट, और कौन सी आती है, एडमिट, और कौन सी आती है, फिनिश, और कौन सी आती है, कंसीडर, और कौन सी आती है, माइंड, और भी हैं रजिस्ट, और भी हैं कैन स्टैंड, है ना। फिनिश के साथ में रिज्यूम, ये सारी की सारी वर्ब्स इसी तरीके से चलती हैं। इन वर्ब्स के बाद में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। अगर वो अवॉइड करती है जंक फूड को खाना, तो शी अवॉइड्स टू ईट नहीं आएगा, शी अवॉइड्स ईटिंग,
ईटिंग जंक फूड। यहाँ पे हमें लगाना है एक जीरेंट को, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि अवॉइड वर्ब अपने बाद में कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती। दे एडमिट स्टीलिंग मनी, वो एडमिट करते हैं मनी को स्टील करना। सेंटेंस में नो एरर है, एडमिट के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म बिल्कुल ठीक है। द ऑथर हैज़ फिनिश टू राइट द बुक, सेंटेंस गलत है, फिनिश के बाद में टू राइट आप नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा राइटिंग। ऑथर ने राइट करना फिनिश कर दिया है किताब को। वो कंसीडर कर रहा है हमको एक डोनेशन देना, तो ठीक है दे देगा डोनेशन, पर टू गिव नहीं, देगा तो गिविंग के साथ। दे ही इज कंसीडर अस गिविंग अ डोनेशन। आई डोंट माइंड पीपल हेल्प पीपल इन नीड, मैं माइंड नहीं करता हूँ लोगों को, ज़रूरतमंदों को हेल्प करना, तो हेल्प तो ठीक है कर दूंगा, पर हेल्प की जगह हेल्पिंग लगाऊंगा, क्योंकि माइंड के बाद में या डोंट माइंड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप 10 मिनट में सीख सकते हो सारी वर्ब्स। इसके साथ में कुछ और कैटेगरीज भी हैं, वो मैंने एक वीडियो में अलग से बता रखी है, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, डाल रहा हूँ यहाँ आई बटन में, देखो ऊपर आ गई होगी। इस वीडियो के थ्रू आप उसको जाकर के समझें कैसे कौन सी वर्ब किस तरह से बिहेव करती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अवॉइड के बाद में रिपीटिंग आया है, टू रिपीट नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। केयर फॉर ड्रग्स, those that have been proven to be safe for treating one disease may skip a fresh large human trial or a phase 3 trial। कह रहे जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स फॉर ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए, और कौन सी भाई, वो वाली जो कि प्रूव हो चुकी हैं सेफ, जिनको महफूज सेफ हमने प्रूव कर दिया है, और किसके लिए, ट्रीट करने के लिए एक डिजीज़ को, किसी दूसरी डिजीज़ के इलाज के लिए। कह रहा है ऐसी ड्रग्स जो है ना स्किप कर सकती हैं एक नए फ्रेश और लार्ज ह्यूमन ट्रायल को, या फिर वो स्किप कर सकती हैं फेज 3 ट्रायल को। तो ऐसी ड्रग्स, मान लो डायबिटीज़ की ड्रग है, दवाई है, उसको लेकर के आप कोरोना सही करने जा रहे हो, उसमें छोटा मोटा कुछ मिक्स करके, तो अगर वो डायबिटीज़ की है, डायबिटीज़ के लिए उसको लोग ले रहे हैं, तो अब आपको लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रायल्स उस ड्रग का नहीं करना है, वो सीधे सीधे ही आपका पास हो गया, हमने पास मान लिया। तो ऐसा काम भी किया जा रहा है। सिंपल सेंटेंस है, दोस्त की वर्ब है मे स्किप, दैट की वर्ब है हैव बीन प्रूवन। आगे बढ़ेंगे। कह रहे पोटेंशियल वैक्सीन्स टू are now allowed to combine stages of trial. Normally, regulators must approve results of each stage to permit those testing the drug to move on to the next stage. इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, मैं आपको क्यों इसको सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए बताता हूँ। अगर आप इसको अपने हिसाब से पढ़ोगे तो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आ भी जाए, मोस्ट प्रोबेबली 60% लोगों को नहीं आएगा। इसको आप सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ये बीच वाला ना हाइफन साइफन का, इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको साइड में रख के सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इसको लास्ट में पढ़ के इसमें बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलो, कह रहा है पोटेंशियल वैक्सीन्स, संभावित वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स जो लाइकली हैं, पोटेंशियल हैं, जिनमें थोड़ा सा भी लाइकलीहुड है। कह रहा है ऐसी वैक्सीन्स हैं, अब उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो कंबाइन कर दें स्टेजेस ऑफ ट्रायल को, ट्रायल 1 की, स्टेज 1 की और स्टेज 2 की ट्रायल को एक साथ वो कर सकती हैं, है ना। इधर स्टेज 1 चल रहा है, अगले कमरे में स्टेज 2 चल रहा है। कह रहा है और क्यों, परमिट करने के लिए उन लोगों को जो टेस्ट कर रहे हैं ड्रग को, और कहाँ, किस चीज़ के लिए, कि वो मूव कर दें नेक्स्ट स्टेज तक, है ना। जो भी कंपनी ड्रग को टेस्ट कर रही है, सरकारें चाहती हैं कि फटाफट से वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचे हैं। इसकी वजह से उनको बोला है स्टेज 1 स्टेज 2 एक साथ कर लो, स्टेज 2 स्टेज 3 एक साथ कर लो। ऐसा भी सरकारें रिस्क आजकल जोखिम जो है उठाने लगी हैं पोटेंशियल वैक्सीन के लिए। समझ गए सेंटेंस। अब बीच वाली अपने जो है सेंटेंस को, फ्रेज को लेते हैं। कह रहा है अक्सर नॉर्मली रेगुलेटर्स को अप्रूव करना चाहिए रिजल्ट को ईच स्टेज के। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब तक एक स्टेज के रिजल्ट को सरकार अप्रूव नहीं कर देगी तब तक दूसरी स्टेज शुरू नहीं होगी, पर कोरोना के केस में ऐसा नहीं हो रहा। समझ के सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है, बढ़े आगे। कह रहा द रश टू कंप्रेस टाइमलाइंस इन इटसेल्फ is no guarantee that a workable vaccine or reliable drug will emerge any faster। कह रहा जो रश है ना, जो ड्राइव है, जो पुश है, जो प्रेशर है, जो हेस्ट है, जो लैक्रिटी है, जो दबाव है, किसका, कम करने का, कंप्रेस करने का टाइमलाइन को, वक्त की मियाद को। कह रहा ये दबाव अपने आप में ही इन इटसेल्फ ही कोई गारंटी नहीं है, इज नो गारंटी इस चीज़ की, दैट वो ये कि एक वर्केबल वैक्सीन और रिलायबल ड्रग इमर्ज होगी एनी फास्टर, थोड़ी भी जल्दी। कह रहा कितना भी दबाव डाल लो आप, कितना भी वक्त को कम करने की कोशिश कर लो, ये चीज़ कभी भी गारंटी नहीं देती इस चीज़ की एक वर्केबल या रिलायबल जो है ड्रग निकल करके बड़ी जल्दी आ जाएगी। ड्रग तो तभी आती है जब ड्रग या वैक्सीन सही तरीके से डेवलप होती है। जल्दबाजी में कोई भी ड्रग कभी भी डेवलप नहीं हुई आज तक। समझ गए सेंटेंस को। इमर्ज आप जानते हैं किसी चीज़ का अशर इन होना, इंट्रोड्यूस होना, लॉन्च होना, निकल करके आना, है ना। इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में। हिंदी में अगर इसको यूज़ करें ना तो इन इटसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ड्रग्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट हैव हिस्टोरिकली बीन एक्सपेंसिव
बिकॉज इम्यूनोलॉजी इज अ कॉम्प्लेक्स इटर्नल स्ट्रगल विद डिजीज एंड विद हाई फेलियर्स। कह रहे दवाएं और वैक्सीन के डेवलपमेंट का जो काम है ना, ये दोनों काम रहे हैं हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें, बहुत ही महंगी चीज़ें। क्योंकि जो इम्यूनोलॉजी है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और इटर्नल स्ट्रगल है डिजीज़ के साथ। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स और इटर्नल हमेशा लंबा चलने वाला एक स्ट्रगल, एक कशमकश है डिजीज़ के साथ, बीमारियों के साथ, और ये है हाई फेलियर्स के साथ। इसमें बहुत सारी नाकामयाबी आती है। अगर ड्रग और वैक्सीन डेवलपमेंट हमेशा से ही बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहा है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी को सीधे सीधे हम जो है डिसाइफर नहीं कर सकते हैं, डिकोड नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, इम्यूनोलॉजी की वर्ब है इस, इटर्नल का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो हिंदी बोलते हैं ना, चिर प्राचीन काल से चलती हुई आ रही कोई चीज़ इटर्नल है ना। इटर्नल ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ है जब से धरती है तब से ये बात सच है। तो इटर्नल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, इन्फिनाइट, एंड्यूरिंग, लिंगरिंग, परमानेंट, है ना, इटर्नल। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, इम्यूनोलॉजी। अगर आपने थोड़ा सा भी रूट वर्ड्स मेरे साथ में खबरी पे पढ़े हैं, मैंने आपको बताए हुए ऐसी चीज़ें, जैसे लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून की स्टडी, है ना। तो इस तरीके से आप उन ऑडियोज़ के जरिए धीरे धीरे अपने आप को बेहतर पाएंगे। अभी मैंने 20-25 रूट्स करवाई हैं, मेरी पूरी इच्छा है पूरे 300-400 रूट्स है ना, मैं आपको अगले 4-6 महीने के अंदर रोज़ 5 मिनट की ऑडियो के जरिए बताऊं। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू कैन फॉलो मी इन खबरी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में खबरी का लिंक रखा है, क्लिक करें, ऑडियो को डाउनलोड करें ऐप को, और मुझे फॉलो करना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन डिजीज मोर्टेलिटी इज सो हाई दैट नॉट ऑफरिंग इवन अ हाफ बेक्ड ड्रग और अ वैक्सीन वुड बी अनएथिकल। अब देखो सेकंड पैराग्राफ में ये उन लोगों की बात कर रहा है, उन लोगों की तरफ से बात कर रहा है जिनका ये कहना है कि हमें कोरोना की वैक्सीन फटाफट लानी चाहिए। तो सिक्के के दोनों पहलुओं को तोलेगा ये। कह रहा है ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जब डिजीज़ की मोर्टेलिटी ने, किसी बीमारी की मारक क्षमता ने, कह रहा वो इतनी हाई होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम ऑफर नहीं करें एक आधे पचद्दे सोल्यूशन को, हाफ बेक सोल्यूशन को, एक जुगाड़ू सोल्यूशन ड्रग को या एक वैक्सीन को, तो ये काम हो जाएगा अनएथिकल, ये काम हो जाएगा गलत। तो अगर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत रहे हैं जहाँ पे बहुत बीमारी ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी मारती हैं चीज़ों को, और हमें एक हाफ बेक ड्रग जो है, एक जुगाड़ वाली दवाई भी मिल जाए ना, तो वो भी हमें ले लेनी चाहिए, नहीं देना गलत काम होगा। समझ गए ना सेंटेंस को। अब सेंटेंस में आने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हाफ बेक्ड, देखो बेक करना मतलब किसी चीज़ को कुक करना, बेकिंग जानते हैं ना, बेकिंग पाउडर भी आता है। अगर आप किसी चीज़ को हाफ बेक कर रहे हैं तो वो आपने कच्चा छोड़ दिया उसको, है ना। हाफ बेक्ड केक वो केक होगा जिसको आप खा नहीं सकते, हाफ बेक्ड है। अब हाफ बेक्ड ड्रग कौन सी है, ऐसी ड्रग जिसको आपने सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है, अनफिनिश्ड है, पूरी रिसर्च नहीं हुई है, इल कंसीव्ड है, इल डिज़ाइंड है, मीडियोकर है ना, सही क्वालिटी की नहीं है। तो हाफ बेक्ड हर वो चीज़ है जो सही क्वालिटी की नहीं है, जो जिस तरीके से होनी चाहिए उस अंजाम तक कभी नहीं पहुंची। तो इस वर्ड को ऐसे रिलेट करके रखें, हाफ बेक्ड। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट रूम में बहुत यूज होता है वर्ड हाफ बेक्ड एविडेंस, ऐसी एविडेंस जो अपने आप में पूरी नहीं है फिर भी कोर्ट के सामने पेश की जा रही है। कह रहा दैट इज अ कॉल रेगुलेटर्स हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक। कह रहा है ये एक ऐसी कॉल है, ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको रेगुलेटर्स को हैव टू करना ही पड़ेगा, क्या कॉन्स्टेंटली लेना ही पड़ेगा, है ना। हैव टू जानते हो ना, कंपल्शन होता है, आपको किसी काम को करना ही पड़ेगा। तो कह रहा है एक ऐसी कॉल है हमेशा रेगुलेटर्स को लेनी ही पड़ेगी कोरोना के केस में। कह रहा बट नॉट ऑल इमरजेंसीज आर द सेम। कह रहा सभी की सभी इमरजेंसी सेम नहीं होती, सारी की सारी इमरजेंसी जो हैं एक जैसी नहीं होती। आर यहाँ पे वर्ब है, मार्क करने से रह गई है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, है ना, नॉट ऑल इमरजेंसीज आर द सेम। कह रहा देयर इज नाउ सिचुएशन एज इन द केस ऑफ आइटोलिजुमैब, अ सोरियासिस ड्रग रीपर्पज फॉर कोविड-19। कह रहा अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा हालात आ गई है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया है, जैसा कि इसके केस में है ना, ये दवा का नाम है जो कि एक सोरियासिस है, एक सोरियासिस ड्रग है, ये खास ड्रग होती है, अभी देखते हैं क्या होती है। कह रहे जिसको रीपर्पज कर दिया गया कोविड-19 के लिए, जिसको फिर से हम थोड़ा सा उसमें जो उलट फेर करके कोविड-19 के लिए यूज़ कर रहे हैं। कह रहे जहाँ पे ड्रग रेगुलेटर ने इसको प्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, लेकिन कोविड-19 टास्क फोर्स ने एक्सप्रेस कर दिया है इसके रिजर्वेशंस को। तो हुआ क्या है, ऐसी सिचुएशन इस ड्रग के चक्कर में आ गई है, इसको पहले हम किसी और काम के लिए यूज़ करते थे, अब कोविड-19 के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। ड्रग रेगुलेटर ने तो बोल दिया यूज़ कर लो इमरजेंसी में, लेकिन कोविड-19 टास्क फोर्स ये बोलती है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते
उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया अपने डाउट्स को, एप्रीहेंशन को, अपनी चिंताओं को। तो इसके केस में ऐसा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। सेंटेंस समझ गए होंगे। सोरियासिस ड्रग मुझे नहीं पता क्या होती है, सोरियासिस कुछ नया वर्ड है मेरे लिए, बायो से रिलेटेड वर्ड है, मेडिसिन से, आप इसको चेक करें। कुछ पर्पज होगा सोरियासिस ड्रग का ना, कोई बीमारी से रिलेटेड होगी जिसका मुझे मीनिंग नहीं मालूम है, चेक करना इसको डिक्शनरी में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन होती है आपके एप्रीहेंशन, डाउट, सस्पिशन, किसी चीज़ को लेकर के आपकी शंकाएं, सवाल। कह रहा सच डिसोनेंस among experts is unacceptable, especially when they all have access to the same evidence। कह रहा है ऐसी जो डिसोनेंस है ना, ऐसी जो डिस्कॉर्ड है, असहमति है, और किन के बीच में भाई, एक्सपर्ट्स के बीच में। कह रहा है ऐसी जो उनके बीच के डिफरेंसेस है ना, कह रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और खासकर स्पेशली कब, जब उनको हैव एक्सेस, उनके पास एक्सेस है, उनके पास पहुंच है सेम एविडेंस के लिए। अगर एविडेंस सबके पास बराबर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार की आधी एजेंसियां कह रही हैं कि ड्रग काम करेगी, आधी कह रही हैं काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है एविडेंस को सही तरीके से उसकी स्क्रूटनी नहीं की जा रही है। तो कह रहा गलत बात है ये, देखने वाली चीज़ है। डिसोनेंस इस वर्ड का मतलब होता है किसी से असहमति, इसको डिस्कॉर्ड बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट बोलते हैं, डिसिडेंस बोलते हैं। इसके एंटोनिम भी ऐसे ही हैं, कंसोलेंस, एग्रीमेंट एंड अकॉर्ड, है ना। डिस्कॉर्ड का बन गया अकॉर्ड, डिसिडेंस का बन गया कंसोनेंस, और डिसएग्रीमेंट का बन गया अग्रीमेंट, है ना। तीनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। आगे बढ़े। एक्सेस के बाद प्रपोजिशन फिक्स है टू। कह रहा देयर इज अ टेंडेंसी टू व्यू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट और अ न्यू ड्रग एज अ रेस इन विच ओनली द फर्स्ट वैक्सीन टू बी आउट मैटर्स। कह रहा एक ऐसी टेंडेंसी आ गई है, एक ऐसी आदत हो गई है, लीनिंग हो गई है, हैबिट हो गई है, पेंचेंट हो गई है, प्रोपेंसिटी हो गई है, अच्छा क्या देखने की हो गई है कोविड-19 की वैक्सीन की डेवलपमेंट को या किसी भी नई ड्रग को एक रेस की तरह। अब सब कंट्रियां कोविड-19 की वैक्सीन को एक रेस की तरह देखती हैं, जिसके अंदर सिर्फ पहली वाली, ओनली द फर्स्ट वैक्सीन है ना, वही मैटर करती है, उसके बाद वाली कोई मैटर नहीं करती है। दुनिया की हर कंट्री चाहती है हम सबसे पहले वैक्सीन बनाएं ताकि लाखों करोड़ों रुपए हमारे हाथ में लगें, सोने के अंडे वाली मुर्गी हमारे हाथ में लगे, सारी दुनिया को हम इस वैक्सीन को बेचें। तो एक ऐसी टेंडेंसी दुनिया भर में आ गई है। टेंडेंसी के सारे सिनोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं, हैबिट, लीनिंग, पेंचेंट, प्रोपेंसिटी, और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, है ना। कह रहा हिस्टोरिकली वैक्सीन्स इवन दोज टारगेटिंग द सेम डिजीज ओनली गेट बेटर ओवर टाइम। कह रहा हिस्टोरिकली जो वैक्सीन है ना, यहाँ तक कि वो वाली जो टारगेट करती हैं सेम डिजीज़ को, जो कि टारगेट करती हैं एक ही डिजीज़ को, एक ही डिजीज़ के ऊपर काम करती हैं, वो महज बेटर होती हैं ओवर टाइम, वक्त के साथ। तो हमने हिस्टोरिकली इस चीज़ को देखा है कि एक कंट्री कोई वैक्सीन बनाती है, उसके 50 साल बाद दूसरी कोई कंट्री उसी वैक्सीन की एक बेहतर फॉर्म को भी बनाती है। तो इस चीज़ को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कह रहा विल कोविड-19 कंटिन्यूसली लिंगर एज एन एंडेमिक डिजीज और विल इट म्यूटेट इनटू ऑब्लिवियन। अभी इसमें सवाल पूछ रहा है, कह रहा क्या कोविड-19 लगातार लिंगर करेगा, हमारे सर पे मंडराएगा एक महामारी की तरह, एंडेमिक डिजीज़ की तरह, और या फिर ये म्यूटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक ऑब्लिवियन में, ऐसी चीज़ में जो हमारे लिए मैटर करना बंद कर देगी। तो सवाल पूछ रहा है क्या कोविड-19 हमेशा हमारे लिए महामारी बनेगा, या थोड़े दिनों में इससे हम डरना बंद कर देंगे और इससे लोग मरेंगे, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना, म्यूटेट हो जाएगा ऑब्लिवियन में। ये सवाल इसने हमसे पूछा। अब देखो सवाल पूछा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। दूसरा इन्वर्जन का रूल यही होता है, सवालों के केस के अंदर हम सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, समझ गए ना। ऑब्लिवियन होता है मीनिंगलेसनेस, नथिंगलेसनेस, ऑब्सक्यूरिटी, एक्सटेंशन, इसको कहते हैं ऑब्लिवियन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ इट इज द फॉर्मर साइंटिस्ट कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन बेटर ड्रग्स और इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स। कह रहा है अगर बात फॉर्मर वाली है, हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो कंटिन्यूस थ्रेट एंडेमिक की, दूसरा एक ऑब्लिवियन की स्टेज। कह रहा है अगर फॉर्मर की बात हो रही है, कंटिन्यूस एंडेमिक डिजीज की बात हो रही है, तो कह रहा है साइंटिस्ट जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं वर्क करना अच्छी ड्रग्स पे और इम्प्रूव्ड वैक्सीन पे। अगर ये हमेशा महामारी रहने वाला है और हमें इससे फ़र्क पड़ेगा, तो हमारे वैज्ञानिक हमेशा अच्छी ड्रग को बनाने पे काम कर सकते हैं। कह रहा है हेस्ट डज नॉट एड साइंस। जल्दबाजी, जो अलैक्रिटी है, अर्जेंसी है, वो कभी भी साइंस को एड नहीं करती है, साइंस की हेल्प नहीं करती है। अच्छा खूबसूरत एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। ऐसी आर्टिकल्स आपकी समझ को डेवलप करते हैं, है ना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना वीडियो को, खबरी पे जाके ज्वाइन करें कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में रखा है लिंक। एक और चीज़, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर करेंगे ना सोशल मीडिया पे, इससे चैनल की विजिबिलिटी को बहुत हेल्प मिलती है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता। बिल्कुल किसी टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर ना करें, किसी और टीचर के ग्रुप में इसको शेयर करेंगे उससे गुस्सा भी आ सकता है ना, बिल्कुल ऐसा काम ना करें।
अपने खुद के सोशल मीडिया पेज पे कभी कभार एक लाइक या एक शेयर दे दें, जिससे लोगों को पता लगे ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी ही है, आप कंटेंट कैसा लाते हो इस पर डिपेंड कम करता है, आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने कंटेंट को, है ना, कितना एक्टिंग करते हो अपनी वीडियोस में, कितना मसाला डालते हो, उतनी वीडियोस वो ज़्यादा चलती हैं। तो अपने एक्टिंग मसाला वाला चैनल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, 1 साल से मैं ऐसा ही कंटेंट रखने वाला हूँ, तो इसको विजिबिलिटी आपको ही देनी पड़ेगी, यूट्यूब नहीं देगा। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो के लिए, रात में खबरी भी मुलाकात लूँगा 8:30 बजे। साइनिंग आउट।